जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हर दिन की तरह हम फिर से लाइव आ चुके हैं सुबह 7 बजे। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट आपका जो होने वाला है हर दिन की तरह आज भी इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा मॉक टेस्ट होने वाला है। इसमें हम पढ़ रहे हैं टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज, और ये सेशन उन सभी प्यारे बच्चों के लिए जो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड जेई मेंस, जेई एडवांस, 11th-12th क्लासेस एंड नीट जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसमें हमारा जो आज का मॉक टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है 66 बच्चों, और इसमें मैं कराने जा रहा हूँ आपको टॉप 25 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन कराए जाऊंगा तो आपके 1626 से लेकर 1650 तक। ठीक है बच्चों, आ जाओ। पहला क्वेश्चन आ गया 1626। क्वेश्चन है, वायु में वायुयान व पक्षी के मध्य टक्कर हो गई। भाई वाह, क्या बढ़िया है। वायुयान की तुलना में पक्षी के द्वारा अनुभव होने वाला बल। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताऊं। हवाई जहाज उड़ रहा है और इधर से पक्षी आ रहा है, दोनों आपस में टकराए तो बल किस पर ज्यादा लगेगा? तो बच्चों, आपका लगेगा कि शायद बल लगेगा पक्षी पर। ऐसा नहीं है, दोनों पर बराबर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, वैज्ञानिक न्यूटन ने क्या कहा था बच्चों, कि किसी पर भी एक्शन और किसी पर भी रिएक्शन बराबर होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा? बराबर होगा। एक्शन और रिएक्शन दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसीलिए आपको ये बहुत बढ़िया चीज बात को ध्यान रखना है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। क्रिया और प्रतिक्रिया, चाहे वस्तु एक कितनी भी बड़ी हो चाहे दूसरी कितनी भी छोटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 1627। एक व्यक्ति एक स्प्रिंग के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। स्प्रिंग तुला का पाठ्यक्रम 60 kg है, केजी बार है। यदि केजी बार का मतलब होता है बच्चों, ये हो जाएगा 600 न्यूटन। जी का मान 10 लगा के प्लेटफॉर्म के बाहर की ओर कूदता है तो तुल्यांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो बच्चों, कब आप ही ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म से अगर कोई भी जंप लगाएगा, झटाक से जंप लगाएगा, तो जैसे ही जंप लगाएगा तो प्रेशर नीचे की ओर कंप्रेस करेगा, और जब नीचे की ओर कंप्रेस करेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो यानी कि वो क्या हो जाएगा? वेट बढ़ेगा। स्टार्टिंग में वेट बढ़ेगा, फिर आफ्टर देन जीरो हो जाएगा बच्चों, है ना? क्यों? क्योंकि ये स्प्रिंग है, यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है, ये कंप्रेस हो गया, और यहाँ पे ये व्यक्ति खड़ा है और ये जंप लगाना चाहता है। और अगर हम जंप कब लगा सकते हैं? जब नीचे की ओर फोर्स लगाएंगे तब जाके। जब नीचे की ओर फोर्स लगाएगा तो ये कंप्रेस फोर्स लगाएगा तो ये 600 न्यूटन से अधिक हो जाएगा। तो पहले अधिक, फिर उसके बाद ये जंप लगा जाएगा, फिर ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये रहेगा ही नहीं इस पर। तो राइट आंसर ए। 1628 ऐसे आते हैं बच्चों क्वेश्चन। दो स्प्रिंग जिनके नियतांक दे रखे हैं, कांस्टेंट, को एक समान बल से खींचा जाता है, सेम फोर्स से खींचा जा रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है K1 और ये K2 दे रखा है। तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? U होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होती है बच्चा? हाफ के एक्स स्क्वायर होती है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन फोर्स जो होता है ना बच्चा, फोर्स होता है kx। क्या होता है? kx। अब कांस्टेंट है kx, तो मैं इसको लिख सकता हूँ U बराबर लिख सकता हूँ हाफ के का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा k² x² अपॉन k। और kx है एक प्रकार का फोर्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं F² अपॉन 2k। और F है कांस्टेंट, 2 है कांस्टेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई 1 अपॉन k की। ठीक है भाई, F भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो आ जाएगा U इनिशियल U फाइनल बराबर K फाइनल बटे K इनिशियल। K फाइनल कितना दे रखा है? K2 ये दे रखा है 3000, K इनिशियल दे रखा है 1500। तो ये बच्चों आ जाएगा आंसर 2:1। क्या आ जाएगा बच्चों आंसर? 2:1 आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर इज द सी, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 1629। निम्न परपथ में बिंदुओं ए और बी के मध्य तुल्य धारता होगी। नेट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो, ए और बी के बीच में निकालना, बहुत प्यार से देखना। ये दोनों किस में है? सीरीज में। और सीरीज में आधा हो जाता है, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 होता है, लेकिन आधा हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 2 और 2 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोफैरड आ गया। एक और ये एक पैरेलल में सीधे जुड़ जाते हैं, 1 और 1 हो जाएगा 2, यहां तक आ गया 2 बच्चा। फिर ये 2 और ये 2 फिर सीरीज में, फिर ये 1 आ जाएगा बच्चा, और फिर ये 1 और ये 1 फिर पैरेलल में आंसर 2 आ जाएगा। फाइनल आंसर 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, एक एक करके कवर कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1630। एक आवेश Q को 2 भागों Q और कैपिटल Q-1 में विभाजित किया गया। अलग करने पर दोनों आवेशों के बीच कूलम्ब बल अधिकतम तब होगा जब कैपिटल Q अपन स्मॉल q का मान होगा।
मैक्सिमम फोर्स के लिए पूछा है आपको। मैक्सिमम मिनिमम में बताया जाता है मैथ के अंदर कि आपके पास बोला गया है कि फोर्स जो है, फोर्स की वैल्यू है कैपिटल के क्यू माइनस स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू ओवर आर स्क्वायर। आप चाहते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो आप मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं तो पानी लाना बेटा। अगर आप इसको मैक्सिमम लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम का मीनिंग होता है बच्चों सीधा सीधा है, अगर आपके पास z दे रखा है x इंटू वाई, और यदि आप इसे मैक्सिमम चाहते हैं तो इसको मैक्सिमम का मतलब होता है x बराबर y, दोनों आपस में बराबर हो जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई भी राशि का अगर मल्टीप्लाई मैक्सिमम आ रहा है तो वो बराबर बराबर दो भागों में बटेगी। तो यानी अगर इसे मैक्सिमम चाहते हैं तो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू की वैल्यू है स्मॉल क्यू के बराबर होगी, तो कैपिटल क्यू बराबर टू स्मॉल क्यू। ठीक है, तो यानी कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू बराबर आ जाएगा 2। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार समझो चीज को। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन बनाया है लेकिन है अलग कॉन्सेप्ट का, मैक्सिमम मिनिमा का। तो इलेक्ट्रॉन नियत विभव में V1 से उच्च विभव V2 में प्रवेश करते हैं तो इनका वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो ये समझो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है एक वैद्युत क्षेत्र V1 से उच्च विभव V2 में लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जा रहा है। क्वेश्चन को समझोगे तो चीज क्लियर होगी, समझ में आएगी। तो एक जो जा रहा है कहां से कहां जा रहा है बच्चों? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहा है। और जब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाएगा तो वैसे भी चार्ज है, और चार्ज अगर पॉजिटिव होता है तो अलग होता है और नेगेटिव होता है तो अलग होता है बच्चों। आप जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसे को सुनो, उच्च विभव ये क्या है? लो पोटेंशियल है, और ये क्या? हाई पोटेंशियल है। ठीक है भाई, अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे कोई भी चार्ज जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, अगर ये प्लस क्यू चार्ज होता, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आता है, और ये उल्टा चाहता तो इसकी वेलोसिटी डाउन होती। लेकिन जा रहा है नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, और माइनस क्यू लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाता है, ये लो है और ये हाई है, तो ये उल्टा है जी, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है भैया, तो इसका विल बी इंक्रीज। तो ध्यान रखिएगा इसकी वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इंक्रीज होगी। तो इस बात को लिख लीजिएगा कि कोई भी जो चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर आता है, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर आता है, और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाता है। ध्यान रखना इस चीज को, ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। 1632 चित्र में प्रदर्शित परपथ में 2 किलो ओम प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 2 किलो ओम है। सब किलो ओम के दे रखे। इसमें करंट की वैल्यू पूछी आपसे। एक बार जानते हैं 2 और 2 ये किस में बच्चा? सीरीज में। सीरीज में 2 और 2 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 और 3 फिर ये कितने में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। ये वाला यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे? पैरेलल में। पैरेलल में इससे डबल 2 गुना होता है तो 6 में। मैं हर बार हर एक मॉक टेस्ट में कराता हूँ ऐसा क्वेश्चन। 3 का भाग दे दो 2 ओम हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ तक जो मटेरियल आ गया पूरा ये 2 ओम आ गया बच्चा, और ये 2 ओम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सीरीज में। तो बच्चा सीरीज में तो ये 8 किलो ओम आ जाएगा। तो यहाँ से करंट जो आ जाएगा, करंट ये आ जाएगा V/R, और V आपके पास आ गया 72 और R आ गया 8। 8 ना 72, 9 एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर बाद में देख लेंगे। ठीक है, 9 आ गया आपका, यूनिट मत लिखो। ठीक है भाई, वो किलो ओम है, 9 आ गया। अब 9 के भाग बांट दीजिए। पहले तो ये समझो बच्चा कि जो आपका 9 आया है वो यहाँ तक है, यहाँ से करंट 9 एम्पियर आ रहा है, 9 आ रहा है। इसके फिर 2 भाग हो गए इस तरीके से, और ये 4 और 2 कितना हो गया बच्चों? 6 ओम हो गया है। किलो ओम मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 6 ले लो। और बच्चा ये आ गया आपके पास 3। तो इसमें जो करंट दौड़ेगा रेजिस्टेंस के उल्टा दौड़ता है करंट, हमेशा याद रखना। ये 9 है तो एक दूसरे के क्या है? डबल है। ये डबल है तो इसमें तो 1 भाग दौड़ेगा, 1 भाग, और इसमें 2 भाग दौड़ेंगे, क्योंकि इसके 3 पार्ट कर दूंगा मैं 3 3 ओम के।
तो इसमें दौड़ेगा बच्चों 3 और इसमें दौड़ेगा 6, और इसमें जब 3 दौड़ेगा तो यहीं पे मिलेगा इसे 2, तो ये 3 एम्पियर आ जाएगा, 3 मिली एम्पियर। यूनिट अपने आप मैच कर जाएगी बच्चों, वो किलो के हिसाब से मैच कर जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से समझा करो तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे क्लास में बताता हूँ ये सब चीज़ में। दो प्रतिरोध R1 व R2, R1 ग्रेटर देन R2 समांतर क्रम में जोड़े गए, तुल्य प्रतिरोध R निम्न में से किसके बराबर होगा। देखो एक चीज याद रखिएगा कि ये पूछना चाह रहा है कि समांतर क्रम में होता क्या है जी। ये कहना चाह रहा है ये 2 में और ये 3 में। अगर आप इसका R नेट निकालोगे ना बच्चा, तो बच्चों 2 गुणा 3 बटे 2 प्लस 3, तो बच्चों ये 6 आ जाएगा बटे 5। तो आप देख रहे होंगे ये 1.2 ओम आ गया, तो इससे भी छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है R1 बड़ा है R2 से, तो जो R नेट होगा ना बच्चा वो R2 से भी छोटा हो जाएगा और R2 छोटा होगा R1 से। तो यानी परिणामी रेजिस्टेंस होता है ना वो सबसे छोटे से भी छोटा हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाता है बच्चा। तो आपको पता चल गया R जो है छोटा है R2 से, और R जो छोटा है, R कहाँ है, R ये रहा छोटा है, R छोटा है R1 से। सही है, R1 से छोटा है और R2 से भी छोटा होगा, और कोई ऑप्शन है नहीं है इसमें बेटर ऑप्शन। ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, R1 से बड़ा, ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है इसमें D। ये कह रहा है R जो छोटा है वो R1 से भी छोटा है और भैया R2 से भी छोटा है। क्वेश्चन नंबर 1634, इस प्रपत्र में I का मान बताइए। I2 का मान बताना है। I2 देखो बच्चा स्मार्ट तरीके से करिएगा। ये 1.2 एम्पियर है और बच्चों ये 10 ओम है, ये 15 ओम है, ये 30 ओम है। ऐसा क्वेश्चन विस्तार से करोगे तो बहुत टाइम लगता है, हम आपको स्मार्ट तरीके से बता सकते हैं। पहले तो आप इसका रेशियो ले लो रेजिस्टेंस का जो रेशियो लूंगा मैं, तो 10:15:30। तो मैं इसको 5 से काट सकता हूं, तो 2:3:6। ठीक है बच्चा, तो ये आपके पास आ गया 2:3:6। अब मैं एक चीज देखना चाहता हूं, R2 निकालना। अरे यार स्मार्ट तरीके से निकाल दो, इतनी मेहनत मत करो, जल्दी, इससे भी जल्दी हो जाएगा। आपको तो एक ही निकालना, मैं सबको निकालने की बोल रहा था, आपको केवल R2 निकालना है। तो इसको छोड़ दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए। अगर मैं इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, R2 यानी I2 को हम यहां से छोड़ दें और इसका रेजिस्टेंस है 15 ओम, क्योंकि मुझे ये निकालना है, सेफ रखो। और इन दोनों को जोड़ दिया और यहां से जो करंट जा रहा है ये आ रहा है I, और यहां से जा रहा है इसमें I1 प्लस I2, इसमें जा रहा है करंट। ठीक है भाई, I2 प्लस I3, I1 प्लस I3। और ये जो 10 ओम है और ये 30 ओम है, ये किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं नेट निकालूंगा तो बड़ा वाला कौन है, 30, और ये किससे कितना गुना है, 3 गुना, तो यानी 4 का भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 15/2 ओम। तो भाई मेरे ये हो गया 15/2 ओम। ये इसका डबल रेजिस्टेंस है, तो इसमें आधा करंट बहेगा, I2 में आधा बहेगा आधा, और इसमें बहेगा 2 गुना, डबल 2 गुना रेजिस्टेंस बहेगा। क्यों बहेगा बच्चा, मतलब करंट इसमें, क्योंकि ये जो रहेगा रेजिस्टेंस डबल है, इस वजह से रेजिस्टेंस आधा है, तो इसमें 2 गुना करंट। ये रेजिस्टेंस डबल है तो इसमें आधा करंट उल्टा चलता है। अब मेरे पास जो दे रखा है वो दे रखा है 1.2 एम्पियर। मैं एक काम करता हूँ, इसके 3 भाग कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें आधा वगैरह है। 3 भाग करूंगा ना बच्चों, 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर और 0.4 एम्पियर। तो बच्चों इसमें क्या बहेगा, आधा। तो कहने का मतलब इसमें 0.4 एम्पियर बहेगा और इसमें कितना बहेगा, 0.8 एम्पियर। और 0.4 और 0.8 मिलकर हो जाएगा 1.2 एम्पियर। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 0.4 एम्पियर। बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बारीकता के साथ करने चाहिए, तो आराम से हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1635, 2 वैद्युत बल्ब जिनके प्रतिरोध दे रखे हैं 1:2, एक वैद्युत स्रोत के समांतर क्रम में जोड़े गए तो उनमें व्यस्त शक्तियों का अनुपात होगा। पहले तो आपको से समझना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े गए बल्ब, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पावर होती है ना वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस नहीं, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, V1 बराबर V2। तो अपन जानते हैं जो पावर होती है ना वो होता है V² अपॉन R, एक तो ये फॉर्मूला होता है।
अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ता ना तो हम लगाते आई स्क्वायर इंटू आर। क्या लगाते? आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से पावर प्रोपोर्शनल टू आ गई 1/r। तो अपन यहाँ से देखेगा पावर P1 ओवर P2, तो ये आ जाएगा मेरे भाई R2/R1। क्या आ जाएगा? R2/R1। तो रेजिस्टेंस R2 कितना आ जाएगा? 2/1। तो आंसर आ जाएगा 2:1। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2:1 आ जाएगा कलकत्ता। ऐसा कर सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1636, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? जो प्रेरण कुंडली होती है ना, जिसमें इंडक्शन होता है ना, उसका आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, ये पूछा है आपसे। नंबर ए ऑप्शन पे दे रखा है आपसे एडविन हावर्ड मार्कस्टोन। दूसरा दे रखा है जॉन बार्बर, एडविन वियर्ड विंगस्टन विंडिंग, और एक है निकोलस कालन। तो बच्चों यही था बच्चों, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि प्रेरण कुंडली का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे निकोलस। बेटा याद रखना इस क्वेश्चन को, करेक्टर वैल्यू क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, याद कर लेनी चाहिए, तुरंत लिख लेनी चाहिए। एंट्रोपी की इकाई क्या है बच्चों? एंट्रोपी की इकाई, एंट्रोपी किसे कहते हैं? एंट्रोपी में कोई खास अंतर नहीं होता बच्चों, ये गुप्त ऊष्मा को कहा जाता है। ये मान के चलो, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं बच्चों? गुप्त ऊष्मा को कहते हैं। लेटेंट हीट जैसे बोलते हैं, Q बराबर ml। बड़े हो तो यहाँ से L जो होता है वो होता है Q ओवर M। तो इसकी यूनिट जो आ जाएगी ना बच्चा, वो जूल पर केजी आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी भाई? जूल पर केजी आ जाएगी, जूल पर केजी। लेकिन एक चीज़ और है इसमें, लेकिन इसमें मास की जगह पर लिया जाता है टेम्परेचर बच्चों। क्या लिया जाता है? टेम्परेचर। क्यों? गुप्त ऊष्मा जो ली जाती है ये ली जाती है मास के लिए। थोड़ा सा अंतर है बच्चों, मास के लिए। हाँ, ये मिस्टेक कर रहे थे हम, वो तो तुरंत ध्यान आ गया बच्चों। और एंट्रोपी ली जाती है टेम्परेचर के लिए, ताप के लिए। तो इसका जो आता है Q बराबर m थीटा आ जाएगा बच्चा। तो यहाँ से m की जो वैल्यू आ जाएगी m थीटा नहीं, Q बराबर गुप्त ऊष्मा लेट एंट्रोपी को मान लेते हैं हम, सपोज दैट K मान लिए, ठीक है, K इंटू थीटा आ जाएगा। तो एंट्रोपी K बराबर आ जाएगी Q ओवर थीटा। तो इसकी यूनिट आ जाएगी जूल पर केल्विन आएगी। तो एंट्रोपी की यूनिट याद कर लो, जूल पर केल्विन होती है, और गुप्त ऊष्मा जूल पर केजी। ऑप्शन भी दे रखा है तो इसलिए एक बार हटक गई। 1638, किस भौतिक राशि का सीमेन में मापा जाता है? भैया सीमेन किसका भौतिक राशि का मापन है? आपको पता होगा, एक होता है कंडक्टिविटी होती है, चालकता होती है जी। ये क्या होती है बच्चों? प्रोपोर्शनल टू, ये क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी 1 रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टिविटी यानी चालकता। इसकी यूनिट होती है सीमेन। क्या होती है इसकी यूनिट? सीमेन होती है, ठीक है, ऐसा यूनिट वैज्ञानिक के नाम पर, ठीक है बच्चों। तो वैद्युत चालकता की यूनिट होती है। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। वैद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की यूनिट होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1639, चलती हुई साइकिल का पहिया करता है। देखो साइकिल जब चलती है ना तो साइकिल का पहिया रोटेशनल मोशन भी करता है और आगे भी बढ़ता है। तो बच्चों रोटेशनल भी करता है और ट्रांसलेशन मोशन भी करता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन यानी कि एक स्थानांतरित गति भी करता है। 1640, क्लोरोफिन में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है बच्चों, याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोफिन में याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद रखें। ऐसे क्वेश्चन बच्चों बहुत आ रहे हैं जिनको आपको याद केवल रखें। क्लोरोफिन में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है बच्चों, मैग्नीशियम, याद रखिएगा। पेड़ों में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को किस नाम से पुकारा जाता है? पेड़ों में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है, अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है बच्चों, ये होती है प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं सूर्य के प्रकाश को लेकर अपने अंदर एनर्जी क्रिएट करती हैं, ऊर्जा बनती है, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। 1642, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाता है तब उसका वेलोसिटी 0 हो जाती है और एक्सेलरेशन नीचे लगता है। तुरंत नीचे की ओर लगता है, तुरंत ऊपर की ओर, वेलोसिटी नीचे की ओर। देखो इसने एक ही ऑप्शन दिया है, क्या होता है? तुरंत नीचे की ओर लगता है। हाईएस्ट पॉइंट पर भी जाकर तुरंत नीचे लगेगा लेकिन वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 1643, अपकेंद्रीय बल द्वारा कार्य किया जाता है। जानते हैं अपकेंद्रीय क्या होता है? अपकेंद्रीय बल होता ही नहीं है। जैसे कि गाड़ियां अगर हम अचानक मोड़ दें तो व्यक्ति इधर की ओर झुक जाता है, मोटरसाइकिल में अचानक ब्रेक लगा दें तो झटका लग जाता है। ये एक ऐसा बल होता है जो कि सिर्फ एक धोखाधड़ी हो रहा है, लगता नहीं लेकिन होता है, ठीक है भाई। इसीलिए इसमें कुछ नहीं होता, कार्य किया जाता है 0। जब बल ही नहीं है तो कार्य क्यों करेगा? अब केंद्रीय त्वरण और स्पर्शरेखीय त्वरण के बीच कौन होता है? देखो बच्चों
सर्कुलर मोशन में दो प्रकार का एक्सेलेरेशन होता है, एक तो होता है AS और एक होता है AR। पढ़ाया जाता है ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 होते हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर फोर्स होते हैं जिसमें AS की जो वैल्यू आती है वो आती है dV/dt और AR की वैल्यू कितनी आती है, V²/r। और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं क्योंकि एक टेंजेंट होता है और एक रेडियस होती है। 1645, 100 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, यदि लिफ्ट 8 मीटर पर सेकंड के एक्सेलेरेशन से नीचे की ओर उतर रही है। कहाँ उतर रही है, नीचे की ओर, तो रस्सी पर बल लगेगा। देखो बच्चों, अगर रस्सी नीचे की ओर उतर रही हो A एक्सेलेरेशन से तो ये आ जाता है mg-a। m की वैल्यू कितना दिया है बच्चा, 100, g हमने 10 मान लिया और ये 8 हो गया, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन हो जाएगा। 2 बचेगा, 100 में गुणा करोगे तो 200 न्यूटन आ जाएगा, तो राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 1640, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हट जाती है? क्योंकि फायरिंग जब हम करते हैं तो गोला बहुत तेजी से निकल के जाता है, तो गोला पीछे की ओर एक्शन दे के जाता है, वो एक्शन है तो वो रिएक्शन दे के जाता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, या एक्शन रिएक्शन क्या दे रखा है, ऊर्जा कंजर्वेशन, ऐसा नहीं है। उत्सर्जित गैसों के पीछे गलत, न्यूटन की गति के तीसरे नियम, बिल्कुल सही है। ये तो थर्ड लॉ हो सकता है या एक्शन रिएक्शन बोल सकता है। एक वेग समय ग्राफ की ढलान, देखो वेलोसिटी ये तो हो गया टाइम, और ये हो गई वेलोसिटी, और ये हो गया ग्राफ, इसकी ढलान। तो अगर मैं tan थीटा देखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये भी वेलोसिटी हो गया आमने सामने, तो वेलोसिटी ओवर टाइम है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलेरेशन बोलेंगे ना। स्लोप क्या हो जाएगी, एक्सेलेरेशन। स्लोप बच्चा tan थीटा को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो जाएगा, ये अर्थ है, और अर्थ के सेंटर पर जी का मान 0 होता है, तो इसीलिए वेट जो हो जाएगा ना वो 0 माना जाएगा। वैसे वहाँ पहुँचना संभव नहीं है बच्चों, लेकिन आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो आप उसे, ऐसा कुछ कल्पना कर सकते हैं। और ये 1649, परपथ में तुल्य कौन सा है? देखो बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये A और B है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये A+B लिख रहा है, और नॉट लग रहा है, नॉर है, तो ये क्या लग रहा है, A+B पे बार लिख रहा है, लिख रहा है भाई। A+B पे बार को मैं लिख सकता हूँ A पे बार, प्लस मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है B पे बार। और बच्चों ये क्या है कि यहाँ से A पे बार B पे बार, ये भी आपको पता है A पे बार B पे बार मल्टीप्लाई है, यहाँ भी A पे बार B पे बार। और यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ये लग रहा है एंड गेट, तो ये A पे बार B पे बार डॉट A पे बार, या एक काम करो इसको सॉल्व ही मत करो, इसको यूं ही रहने दो, ये परेशान कर रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं A+B पे बार। तो यहाँ भी बच्चों यहाँ आ जाएगा A+B पे बार और A+B पे बार, यहाँ तक पहुँच गया। अब इसका नॉट लग रहा है, नॉट ऐसे लगाओगे कि नहीं लगाओगे, ऐसे नॉट लगाओगे तो ये नॉट अलग अलग हो जाएगा, ये नॉट अलग अलग हो जाएगा, तो A+B पे बार, और ये मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, A+B पे बार, तो बार पे बार हट जाता है, तो ये A+B हो जाएगा, ये भी आपका A+B हो जाएगा। तो इससे आप 2A+B बोलोगे, और 2A+B जो होता है ना बच्चा, वो A+B के ही मान्य होता है, कितनी भी बार कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आउटपुट आ गया आपका A+B, और A+B का क्या करना है, फिर नॉट करना है, नॉट करोगे तो A+B पे नॉट आ जाएगा। तो मेरे भाई आपका क्या बन गया, A था और ये B था, तो A+B पे नॉट बना कि नहीं बना? तो A+B पे नॉट को बोलते हैं नॉर गेट। क्या बोलते हैं, नॉर गेट। भाई A+B पे नॉट बन जाए तो उसको हम बोलते हैं बच्चा A0.B0, और ये हो जाता है A+B, ठीक है। तो A+B से हमारे पास ये मिला, यहाँ से ये मिला, यहाँ से मिला, तो ये कैसा गेट हो गया, नॉर। क्योंकि बच्चा देखो ये तो हो गया और इस पर नॉट लग गया तो बन गया नॉर, तो ये नॉर गेट हो गया बच्चों। ये बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखने चाहिए, क्लास की हेल्प होगी तब जाके क्वेश्चन समझ में आएगा। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 1650। देखो, एक कण का वेग v सेंटीमीटर पर सेकंड है, सेंटीमीटर है ध्यान रखना, ठीक है, और t सेकंड के पदों में सूत्र द्वारा दिया गया है। तो ABC की डायमेंशन, सीम फंडामेंटल क्वांटिटीज को जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो v की डायमेंशन बराबर AT की डायमेंशन, तो v की डायमेंशन होती है LT⁻⁻1, और ये a आ गया, और ये इसको मैंने t बोल दिया, तो यहाँ से a की डायमेंशन जो आ जाएगी वो LT⁻2 आ जाएगी, जैसे डायमेंशन ऑफ a। फिर उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें c की, तो ये तो टाइम है, टाइम को टाइम में जोड़ा जा सकता है, तो c हो जाएगा टाइम।
हो जाएगा भाई। तो ये आपके पास टाइम हो गया, तो ये वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम है। फंडामेंटल क्वांटिटीज को जोड़ा जा सकता है। वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर बी की डायमेंशन। वेलोसिटी लेकर रखी है एल टी पावर -1 और टाइम को बोल दिया टी, तो बी। तो बी की डायमेंशन आ गई एल। तो आपके पास एक ही डायमेंशन जो आ गई है वो आ गई है एल टी पावर -2 और बी की डायमेंशन एल और सी की डायमेंशन टी, तो सी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो बच्चों। आज का यही मॉक टेस्ट रहा। शशांक डिफेंस एकेडमी आप सभी के लिए दिनों रात मेहनत कर रही है बच्चों। आप सभी के लिए हम मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में। शशांक डिफेंस एकेडमी में अगर आप ऑफलाइन बैचों को लेना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। शशांक डिफेंस एकेडमी, फ्रंट ऑफ ASM पॉलिटेक्निक कॉलेज, BSA इंजीनियरिंग रोड, न्यू बस स्टैंड, रेलवे जंक्शन, मथुरा। जय हिंद दोस्तों।